नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर कम हुई है। वहीं घटती संक्रमण दर के बीच लॉकडाउन बढ़ाने या खत्म करने के संशय अब समाप्त हो गया है। रविवार को केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे एक हफ्ते और लागू करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब दिल्ली में 31 मई तक बंदिशें जारी रहेंगी। सीएम ने कहा कि अगर मामलों के घटने का सिलसिला जारी रहा और हालत सुधरते दिखते हैं तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि 18 अप्रैल से दिल्ली में शुरू हुआ लॉकडाउन 24 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सीएम ने एक और हफ्ते बढ़ाने की घोषणा कर दी है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्रसाल स्टेडियम में 2 गुटों में लड़ाई में 23 साल के पहलवान सागर राणा की हत्या के बाद फरार चल रहे ओलंपिक विजेता सुशील कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशील कुमार के ऊपर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। सुशील के अलावा अजय को भी अरेस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि इंस्पेक्टर शिव कुमार, इंस्पेक्टर करमबीर और एसीपी अतर सिंह की अगुवाई वाली स्पेशल सेल ने सुशील कुमार और अजय को दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया। इससे पहले दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को सुशील की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जिले के सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कलेक्टर एक युवक का मोबाइल पटक कर तोड़ते और उसकी पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। जब खुद पीटकर उनका मन नहीं भरा तो वो अन्य पुलिसकर्मियों को भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसकी पिटाई करो। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब ट्विटर पर कलेक्टर की जमकर आलोचना हुई, जिसके बाद कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए अपना एक वीडियो जारी किया। बता दें कि यह घटना सूरजपुर के भैया थान चौक की है, जहां जिले में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं इस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शनिवार यानी कि 22 मई को खुद कलेक्टर रणवीर शर्मा सड़क पर उतरे। वो आम लोगों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ाते पढ़ाते खुद इंसानियत का पाठ भूल गए और दादागिरी पर उतारू हो गए। इस दौरान वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते नजर आए। कुछ लोगों को सरेआम उठक बैठक लगवाई। नाबालिग बच्चा जो अपने पिता के लिए दवाई लेने गया था उसको लाठी डंडों से पिटवाया, जबकि उसने दवाई की पर्ची भी दिखाई। कलेक्टर साहब इतने तेवर में दिख रहे थे कि उन्होंने एक युवक का मोबाइल सरेआम सड़क पर पटक कर तोड़ दिया और पुलिस वालों से उसकी पिटाई तक करवाई। इस दौरान वो इतने मगरूर थे कि जो लोग उन्हें सड़क पर आने का कारण बता रहे थे वो उन्हें भी नहीं छोड़ रहे थे। कलेक्टर की इस कार्रवाई में एक 13 वर्षीय बच्चे सहित कई लोगों को काफी चोटें आई। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी थमा भी नहीं था कि तीसरी लहर की दस्तक ने होश उड़ा दिए। मामला राजस्थान के दौसा का है, जहां कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। दौसा में 341 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं, यानी कि 341 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन फिलहाल अलर्ट हो गया है। बता दें कि दौसा में तीसरी लहर के संकेत मिले हैं। इन बच्चों की उम्र 0 से 18 वर्ष की है। दौसा में 1 मई से 21 मई के बीच 341 बच्चे कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिसको लेकर जिले के डीएम ने कहा कि अभी कोई बच्चा सीरियस नहीं है, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि महम थाना क्षेत्र के गांव बहलबा में 2 गुटों में 1.5 घंटे तक लगातार खूनी संघर्ष हुआ। देखते ही देखते महम बेरी रोड पर खून और पत्थर ही दिखाई दिए। दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई। संघर्ष बहलबा के पाड़ा बाजार में एक विशेष समुदाय के लोगों के बीच ही आपस में हुआ। बताया जा रहा है कि 4 युवक जुआ खेल रहे थे। एक ने बेगी पर 100 रुपए दांव पर लगाए थे। तभी बाहर से एक अन्य युवक आ गया, जिसने आते ही 100 रुपए की बजाय ज्यादा रुपए लगाने की बात कही, जिस पर विवाद खड़ा हुआ। दोनों में तू मैं होती रही और देखते ही देखते ये खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष के लोगों को अस्पताल पहुंचाया। कोई गंडास ले रहा है, कोई तलवार ले रहा है। उन नजियाते के साथ हमारे साथ तो मतलब हमला चला कर दिया उन्हें। खूब मारने पीटने के बाद में गांव वाले आए हैं, बस्ती वाले आए हैं, उनने छटवाया,
छटवाने के बाद में उस टाइम तो भाग दौड़ गए और मेडिकल में आगे पेंडा छटवा दिया हमने। मैं घर था अकेला, ये लड़के थे भी नहीं। जब मैं ये आए नहीं इतने मेरे चोट मार के चले गए। ये आए फिर बाद में फिर इनके चोट मारी है। गाँव के आदमी थे वो नहीं होते ने जी हमको जान से मारते। बाहर दौड़ के अपने घर में जा पड़े हम जी। काम को बुला के लाए, सरपंच को बुला के लाए। सरपंच ने 15-20 आदमी गांव के गलाए। उन्होंने हमारे भी लठ मारे, दबा के पहले हम गाले। जब गांव ने उनको भी भगाए हैं, जब हमारी जान बची है जी। मामला ये था सर, मेरे दादा के हाथापाई हुई थी, मैं छटवाने के लिए कहा, मेरे भी मारे। ये मेरा काका मौजूद है वहाँ पर। मैंने पूछा क्या बात हुई, उसने बताया नहीं। मेरे सीधे मारने स्टार्ट कर दिए। क्या मारा तेरा? मेरे यहाँ पर सर गलासी मारी। इस वक्त की खबर रोहतक से आ रही है। बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने कोविड-19 को लेकर उपायुक्त कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर के उपरांत उत्पन्न हुई स्थिति के अनुभव के आधार पर आगामी योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि मरीजों का और बेहतर तरीके से उपचार किया जा सके। ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके तहत कोविड और गैर कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की अलग अलग पाइपलाइन से सप्लाई हो सके। साथ ही उन्होंने निजी अस्पतालों को भी अपने स्वयं के ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा और ये कहा कि महामारी की दूसरी लहर का अनुभव यही कहता है कि निजी अस्पतालों के पास भी अपना स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भरता के साथ कार्य कर सके। उन्होंने सामान्य अस्पताल रोहतक में स्थापित किए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट की प्रगति के बारे में भी रिपोर्ट प्राप्त की और इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महम एसडीएम मेजर गायत्री अहलावत ने शनिवार को उपमंडल में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम ने गांव भैणी महाराजपुर, भैणी चंद्रपालत और भैणी मातो गांव का दौरा कर कोविड की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों के साथ बातचीत की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसडीएम ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर घर जाकर गठित की गई टीमों की तरफ से जांच का कार्य जारी है। प्रशासन ने 2 टीमें बनाई है जिसमें एक टीम ग्राम स्तर पर और दूसरी टीम जिला मुख्यालय पर अपना कार्य कर रही है। गांव में आज हम आए, इनके चौपाल में हम बैठे थे। यहाँ के जो निर्वर्तमान सरपंच हैं वो हैं और गांव के और सभी तबके के और सभी एरिया के लोग बैठे। उनसे हमने यही डिस्कस किया, पूछा कि प्रशासन जो काम कर रहा है कि सैनिटाइजेशन आपके गांव में हुआ है या नहीं हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री हुआ है नहीं हुआ। तो इनका कहना है कि एक बार हो गया है, सेटिस्फैक्ट्री भी है और एक बार फिर से करवाया जाए। दूसरा ये है कि हरियाणा सरकार ने एक नई स्कीम लागू करी है अभी, गांव के हर आदमी का घर पे सर्वे करने का, जनरल हेल्थ जानने का, ना कि सिर्फ कोरोना से। तो उसकी जो है हर गांव में फील्ड टीम गठित कर दी गई हैं और उनके हेडक्वार्टर टीम्स भी हैं। तो इस गांव में भी जो टीम गठित की गई है उसका भी मैंने पूछा काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन्होंने बताया कि मैडम घर घर आ रही है, हम सर्वे भी दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या लगी कि अब लोग जागरूक हो गए हैं गांव के। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। चिकित्सकों सहित पूरा मेडिकल स्टाफ इस मुश्किल वक्त में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को बचाने में जुटा है। इसी कड़ी में रोहतक पीजीआईएमएस के चिकित्सक भी कुलपति डॉक्टर कालरा के दिशा निर्देशन में दिन रात कोरोना मरीजों और ब्लैक फंगस के मरीजों की सेवा में जुटे हैं। जनसंपर्क विभाग के कार्यकारी इंचार्ज डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि इस समय संस्थान की तरफ से कोरोना वायरस के लिए करीब 566 बेड रिजर्व किए गए हैं, जिनमें से 252 बेडों पर मरीज भर्ती हैं और करीब 57 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। बाकी सभी मरीजों की हालत स्थिर है। डॉक्टर गजेंद्र ने बताया कि वार्ड 8 और 11 में ब्लैक फंगस के करीब 63 मरीज पीजीआईएमएस में भर्ती हैं, जिसमें से 41 मरीज ईएनटी वार्ड में भर्ती हैं। डॉक्टर ने बताया राहत की खबर यह है कि शनिवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। साथ ही शनिवार को ब्लैक फंगस के 2 मरीजों के ऑपरेशन किए गए और 3 मरीज वेटिंग लिस्ट में हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।